दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया है, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जुड़ेगा भारत तभी जीतेगा भारत। कल से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के विरोधी यह कहने लगे कि यह नारा भारत जोड़ो यात्रा का है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक की बात समझते हैं, जिनका पब्लिक कनेक्ट सबसे बेहतर है। यह समझना है तो आज मोदी का गुजरात का जो सबसे बड़ा इलेक्शन शो है उसे समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया और किस अंदाज में किया वो देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी को मैच करना मुश्किल क्यों है? प्रधानमंत्री का नाम लेकर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है मोदी इवेंट करते हैं और इवेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से कोई मोदी नहीं बन जाता। मोदी बनने के लिए मोदी जैसा सोचना पड़ता है, मोदी जैसा स्केल क्रिएट करना पड़ता है, मोदी की तरह स्किल डेवलप करके मोदी की स्पीड पकड़नी पड़ती है। तब जाकर कोई मोदी बनने के बारे में सोच सकता है। मोदी ने सूरत बदल दी, मोदी ने सियासत बदल दी, मोदी ने पब्लिक कनेक्ट का डायमेंशन बदल दिया। यह मोदी का कल्चरल आइटम है जिसका कोई तोड़ नहीं। भारत माता की। विरोधियों के पास इसका कोई जोड़ नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप बोलिए जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। मैं आज गुजरात के लोगों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की। ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहां के लोगों का सामर्थ्य है। लेकिन साथियों, अगर आपको कहीं कमी महसूस हो, कहीं कोई असुविधा महसूस हो, तो उसके लिए मैं गुजराती के नाते आप सबसे एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं। मोदी सिंबल्स को मैच करते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उसके प्रतीकों से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं।
ये मोदी स्टाइल ऑफ पब्लिक कनेक्ट है। प्रधानमंत्री चाहे जिस शहर में हो, वहां लगता है कि मोदी अपने हैं, अपना मोदी जो सपना सच कर देगा। गुजरात में 2 साल बाद गरबा रिटर्न हो रहा है। इसे प्रधानमंत्री शुरू कर रहे हैं। मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोदी के वोटर बिना कुछ कहे समझ लेते हैं। उनका नेता ऐसा है जो परंपरा को समझता है, जो संस्कृति का सम्मान करता है, जो सनातन में आस्था रखता है। मगर प्रधानमंत्री को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखेंगे तो चूक जाएंगे। चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमने वाले नेता तो कई आ जाते हैं, लेकिन जनता का विश्वास सिर्फ मोदी पर ही क्यों बनता है? चलिए इसे सूरत के एग्जाम्पल से समझते हैं। आज का सूरत ऐसा है। डायमंड सिटी, क्लॉथ सिटी, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर। सूरत एयरपोर्ट गुजरात का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। लेकिन 20 साल पहले सूरत ऐसा नहीं था। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने, तब सूरत के पास अपना एयरपोर्ट तक नहीं था। सूरत को एयरपोर्ट तब मिला जब नरेंद्र मोदी सीएम बने। सूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल तब बना मोदी ने जब पुश किया। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है, वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही ये लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। मोदी का पब्लिक से कनेक्ट कैसे बनता है, इसे समझना बहुत सिंपल है। नवरात्र चल रहे हैं। गुजरात में गरबा का सीजन है। नरेंद्र मोदी 9 दिन के व्रत पर हैं। सूरत में मोदी ने नवरात्रि और देवी के व्रत को सूरत के खान पान से जोड़ दिया। वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है। लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े
कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। अब प्रधानमंत्री अगर किसी शहर की इस तरह तारीफ करें तो उसे भला कौन इग्नोर कर देगा। उसे ज्यादा मौका देता है। बातें बनाना आसान हो सकता है, काम करना मुश्किल होता है। आज के सूरत को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यह वही शहर है जहां कभी प्लेग फैला था, जिसे भारत का सबसे गंदा शहर बताया गया था। सबसे गंदे शहर से सबसे साफ शहर, सूरत का ये ट्रांसफॉर्मेशन मोदी ने पॉसिबल किया। मोदी जब सीएम बने थे तब सूरत में समस्याओं का अंबार था। इस शहर में काम कर चुके पूर्व आईएएस एमएस पटेल 2006 का एक वाकया बताते हैं। 2006 अगस्त में सूरत में महाविनाशकारी फ्लड आया और पूरा शहर में पानी भर गया। हम लोग अभी तो काम शुरू ही किया था। उस दिन अचानक समाचार आया कि सीएम साहब आदरणीय नरेंद्र भाई सूरत आ रहे हैं। सीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि मुझे सबसे वर्स्ट एरिया जहां है वहां ले चलो। ऊपर साहब देखते थे तो ऊपर से लोग वो खाली बर्तन दिखाते थे साहब को, मतलब पानी का, कि पानी का सप्लाई कल से नहीं है। जहां कंट्रोल रूम था वहां पे उस दिन नरेंद्र मोदी साहब आए। साहब ने जैसे ही चर्चा शुरू की तो पीछे से प्यून पीने का पानी लेके आया। तब मोदी साहब ने अपने सामने रखा हुआ ग्लास ऐसे हाथ से दूर करते हुए बोला कि सूरत की जनता जब तक पानी नहीं पिएगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। जो काम 48 घंटे में होना था वो 24 घंटे में हो गया। चुनाव से पहले मोदी का गुजरात आना, सूरत, भावनगर और अहमदाबाद में प्रोग्राम करना, विरोधी अगर इसमें राजनीति देखते हैं तो नेचुरल है। ये तीन वो शहर हैं जिन्होंने 2017 में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 16 में से 15 सीटें मोदी की पार्टी ने जीती थी। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 17 के चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। 17 के चुनाव में 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मोदी का गुजरात आना और सूरत और भावनगर को 8600 करोड़ रुपए का तोहफा देना, ये कोई शुरुआत नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। ये चुनाव से पहले की रेवड़ी नहीं है। मोदी ने जो दिया वो विकास के लिए है। इन शहरों से मोदी का रिश्ता शासक बनने से पहले का है। सूरत में आए 1987 में इलेक्शन, उनको वार्ड नंबर 1 का चार्ज में दिया था कि भाई इनको जिताने का है। जब वो आए, कार्यकर्ता 15-20 थे, वो आके बोले बस इतना भी कार्यकर्ता काफ़ी है, एक मजबूत टीम बनाओ और मजबूत टीम बनाओगे तो इलेक्शन आप जीत सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि अपना पेड़, आम का पेड़ अभी छोटा है, जब बड़ा होगा पेड़ तब इतने आम आएंगे, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी फैलाव होगा। वो सोचते थे कि पहले कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, पार्टी को कैसे डेवलप करना है, उनके दिमाग में वही चलता था। 1987 में जब मोदी सूरत के एक वार्ड प्रभारी थे तब दिल्ली में बीजेपी के 2 सांसद थे। आज लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं। पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सोचिए, सूरत के एक वार्ड से शुरू हुए सियासी संकल्प ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मोदी एक वार्ड प्रभारी से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी सियासत के बेसिक्स नहीं बदले। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए
सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं। किसी शहर की साफ सफाई से भी वोट मिल सकते हैं, ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने सोचा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सूरत से बहुत दूर नहीं है। मुंबई में अक्सर ऐसा होता है कि हार की कगार पर खड़ी पार्टियां लोकल मुद्दे उठा लेती हैं। कभी डोमिसाइल का मुद्दा लाया जाता है, कभी बाहरी लोगों को निकालने की बातें होने लगती हैं, मगर मोदी का सूरत 180 डिग्री डिफरेंट है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। मोदी 2 दिन के लिए गुजरात में हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मोदी अंबाजी के प्रसिद्ध मंदिर जाएंगे। इस मंदिर में मोदी बचपन से ही आते रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने अंबाजी तीर्थ क्षेत्र डेवलप कराया और पीएम बनने के बाद मोदी ने यहाँ सोने का शिखर बनवाया। अंबाजी में मोदी नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, मगर उससे पहले मोदी अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री खुद भी वंदे भारत की सवारी करेंगे और कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। मोदी जिस ट्रेन में कल चढ़ेंगे, इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने उसे आज ही देखा। तमाम मॉडर्न एमिनिटीज के साथ देश में ही तैयार की गई वंदे भारत एक्सप्रेस अब मुंबई से अहमदाबाद की जर्नी के लिए भी तैयार है। मुंबई से गांधीनगर के बीच में ये ट्रेन चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। खुद इसमें बैठ करके गांधीनगर से अहमदाबाद तक वो ट्रेवल भी करेंगे। और किन मायनों में ये अलग है बाकी तमाम ट्रेन से और जो दूसरी वंदे भारत शुरू हुई है उनसे, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको पहले दिखाना चाहते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। ऑटोमेटिक टच फ्री स्लाइडिंग डोर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कोचेज हैं उनमें भी कई प्रकार के एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि ये जो इसके वॉशरूम्स हैं वो भी अगर आप देखें काफ़ी एडवांस हैं। आप देख सकते हैं एक टच बटन से वो खुलते हैं और बाकायदा दिव्यांगों के लिए भी कई प्रकार की इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं जो अंध लोग हैं उनके लिए ब्रेल में भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें प्रिंट की गई हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं तमाम मॉडर्न एमिनिटीज के साथ ये ट्रेन जो है ये लैस है। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो वेस्टर्न रेलवे के CPRO हमारे साथ हैं, पहली वंदे भारत है जो कवच सिस्टम के साथ लैस होगी और वो भी शायद पूरी तरह भारत में ही तैयार किया है। बिल्कुल पूरी तरह से स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। तो इस सेफ्टी फीचर के अलावा इसमें भी काफी एनहांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। जब अंदर के आप कोच की तरफ जाएंगे जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं। हमने देखा ये जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनर सीट्स लगाए गए हैं, इसमें भी हमने ब्रेल में प्रोवाइड किया है। जो इसकी लाइटिंग है वो इंटेलिजेंस बेस्ड लाइटिंग और टच बेस्ड लाइटिंग है। टच बेस्ड लाइटिंग इसमें अवेलेबल कराई गई है। अगर आपको डेमो देखना है इस लाइटिंग का, बिल्कुल आप टच करेंगे देखिए जल रहे हैं। उसके अलावा जो हर एक सीट के नीचे आपने चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। जो कर्टन्स हैं, ब्लाइंड्स इसमें लगाए गए हैं। इसके अंदर के एनवायरनमेंट को जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए UV रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कूलिंग है वो भी इंटेलिजेंट कूलिंग है इसके अंदर।
मोदी अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं और विरोधी अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, यह राजस्थान के एग्जाम्पल से साफ है। 2 दिन पहले तक कांग्रेस जिसे अपना अध्यक्ष बना रही थी, उसने आज साफ साफ मना कर दिया कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं लेना। हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। अशोक गहलोत के पास राजस्थान के विधायकों का समर्थन है, लेकिन उनको पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैडम नाराज हैं। कांग्रेस की स्थिति अभी यह है कि अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी किसी को नहीं पता। सचिन पायलट रिजर्व प्लेयर के रूप में पैड बांधकर बैठे हैं, लेकिन राजस्थान में उनको बैटिंग का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी किसी को नहीं पता। कांग्रेस के फेस राहुल गांधी ही रहेंगे, वो अभी पैदल हैं और पैदल ही चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अंबाजी मंदिर से लौटते वक्त राजस्थान जाएंगे। मोदी का एक कार्यक्रम आबू रोड में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सियासी तमाशे पर अब तक कुछ नहीं बोला। राजस्थान पर अब तक कांग्रेस के नेता ही बोल रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। और 13 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक सलाह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि पुतिन को मोदी की वो सलाह मान लेनी चाहिए, लेकिन पुतिन ने रूस पहुंचते ही पैंतरा बदल दिया। पुतिन और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर पुतिन हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं और इसका ऐलान वो अगले 24 घंटों के अंदर कर सकते हैं। तो क्या कल से यूक्रेन और रूस का युद्ध और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने वाला है? अचानक रूस में हड़कंप क्यों मच गया है? हजारों लोग रूस छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? क्या रूस में जो भारतीय रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है? और क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो गई है? रूस से मिल रहे खतरनाक संकेतों को इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या रूसी गोले नहीं रुकेंगे? क्या पुतिन दुनिया को तबाह करके ही दम लेंगे? न्यूक्लियर वॉर का खतरा टला नहीं है, बढ़ गया है। पुतिन मजाक नहीं कर रहे, सीरियस दिख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर का जैसा ट्रेलर रूस दिखा रहा है। अगर वो ट्रेलर ऐसा है तो सोचिए पूरी पिक्चर कितनी डेडली होगी। कैलेंडर देख लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। 30 सितंबर को पुतिन एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो क्या बिना जंग जीते ही यूक्रेन के 15% एरिया पर हो जाएगा रूस का कब्जा? पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा? क्या उसके बाद परमाणु युद्ध का ट्रिगर दबेगा? नेटो देशों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं?
इस वक्त रूस के कोने कोने में पैनिक बटन दब चुका है। लोग घर बार छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज देखिए, कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। रूस से सटे हर बॉर्डर पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। रूस जॉर्जिया के बॉर्डर पर गाड़ियों का काफिला, रूस फिनलैंड के बॉर्डर पर गाड़ियों का काफिला, रूस कजाकिस्तान के बॉर्डर पर हजारों गाड़ियां। रूसी लोगों को पता है कि अगले कुछ घंटों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा है। सबको अपने और अपने परिवार की फिक्र सता रही है, इसीलिए कोई भी शख्स वहां रुकना नहीं चाहता है, भागना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए 20-20 किलोमीटर पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। रूस में रहने वाले कुछ इंडियंस ने भी वहां के मौजूदा हालात का वीडियो शेयर किया है। गाड़ियां निकल रही है पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। काफी गाड़ियां जा रही है। हो गई है यहाँ, एकदम से भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, लोग भाग रहे हैं तो यार। What has happened? Why are they running? भाई पता नहीं, यहाँ 3 बजे में अचानक से क्या हो गया, लोग भागना शुरू हो गए हैं इधर उधर। पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई हैं। अभी रशिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोग कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। टिकट के प्राइजेस 70,000, 80,000, 1 लाख रूबल से भी ऊपर हो चुके हैं। रूस के मौजूदा हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाल्टिक नेशंस यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूस से सटे अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। रूस में जो जहां है वहीं थम गया है। फ्लाइट्स की टिकट्स महंगी हो गई हैं, तो रेल मार्ग से भी भागने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। 14 देशों के साथ रूस अपना बॉर्डर शेयर करता है और करंट सिचुएशन में जो किस्मत वाले रूसी नागरिक हैं, वो किसी तरह कार, साइकिल और स्कूटर से दूसरे देशों के बॉर्डर तक पहुंचे हैं। रूस छोड़कर पैदल भागने वालों की भी संख्या हजारों में है। जॉर्जिया में पिछले एक हफ्ते में 53,000 से ज्यादा रशियन किसी तरह दाखिल हुए हैं। इसी तरह कजाकिस्तान भी अब तक करीब 1 लाख रूसी लोगों को अपने देश में एंट्री दे चुका है। सिचुएशन वर्स्ट पे वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि जिस सिटी के अंदर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर तो अभी तक मुझे कुछ सुनने में आया नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा कजान साइड रह रहा हूँ। कजान इज़ द 3rd कैपिटल ऑफ रशिया और उससे भी थोड़ा सा दूर आउटर स्कर्ट में रह रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक कुछ भी ऐसा सुनने में आया नहीं है, लेकिन हर जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है। सो गाइस, इस वजह से अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से बहुत सारे लोग रशिया छोड़ के जा रहे हैं। दुबई मूव ऑन कर रहे हैं, अर्मेनिया जा रहे हैं, या फिर जितनी भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हर जगह प्रोटेस्ट अभी होने स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि 3 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है और उस वजह से यहाँ के जो लोग हैं अभी थोड़ा गुस्से में हैं। रूस से आ रही धमाकेदार तस्वीरें देखिए। अब तो ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। पुतिन के तेवर देखकर क्लियर है, ना वो झुकेंगे ना ही रुकेंगे। बकायदा खबर छपने लगी है, परमाणु युद्ध के हालात बने तो पुतिन किस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे। अमेरिका ने कह दिया है, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो उस हमले को नेटो देशों पर किया गया हमला माना जाएगा। पश्चिमी देशों की धमकी के बीच पुतिन ना एक कदम पीछे हटने को रेडी है, ना कॉम्प्रोमाइज करने के पक्ष में है। अब तो वो ऑल आउट अटैक के मूड में ही दिख रहे हैं। यूक्रेन में जगह जगह गिर रहे बम इसके सबूत हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पुतिन एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो युद्ध का नक्शा बदल सकता है। दुनिया को
खतरे में डाल सकता है। रूस के पास इस वक्त 4,477 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसे उसने या तो पहले से डिप्लॉय कर रखा है या वो रिजर्व में है। इनमें से 1,900 परमाणु हथियार नॉन स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं, जिसे आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होता है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों से टक्कर लेने के लिए इन्हीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल वॉरहेड्स ऐसे परमाणु हथियार होते हैं जिन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी किसी टैंक के कॉल्यूम को तबाह करने के लिए या समुद्र में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने के लिए 10 किलोटन से 100 किलोटन डायनामाइट से विस्फोट करने की क्षमता वाले ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रूस के पास ऐसे भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनमें 500 किलोटन से 800 किलोटन तक एक्सप्लोसिव यील्ड्स हैं और वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। यहां पर परमाणु हथियारों के एक्सप्लोसिव यील्ड्स का मतलब हुआ कि जब न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया जाता है तो उससे कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब सवाल यह है कि रूस अगर इनमें से किसी भी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो हमले के लिए वो क्या करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस परमाणु हमले के लिए यूक्रेन के ऊपर या फिर उसके समुद्री सीमा में न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगी और यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डिसेबल हो जाएंगे। पुतिन अगर और बड़ा हमला करना चाहे तो यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट और कीव जैसे शहर पर हमला करके भी भारी तबाही मचा सकते हैं, पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं। इस वक्त रूस और अमेरिका ही दो ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। अब आप सोचिए कि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो वाकई में सच हो गया तो क्या होगा। तय मानिए कयामत आ जाएगी और अफसोस पुतिन उसी कयामत की तैयारी किए बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।